हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। और आज हम करेंगे मिरेकल सीरीज के 39th डे की शुरुआत। मिरेकल सीरीज क्या है, अगर कोई फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है तो जानना चाहेगा। तो हम मिरेकल सीरीज में क्लास 12th की जो आपकी फिजिक्स है उसका एंटायर सिलेबस खत्म कर रहे हैं 60 क्लासेस के अंदर। तो पिछली 38 क्लासेस के अंदर हमने सेकेंड बुक पूरी निपटा ली है और फर्स्ट बुक के इनिशियल 5 चैप्टर जो है वो हमने खत्म कर लिए हैं। आज से हम 6th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा जिसमें हम फेराडीज एंड लेंज, ये दो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने पूरे के पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हमें बताया था। एंड आज की जितनी भी टेक्नोलॉजी जो तुम्हें दिखाई दे रही है ना, वो सब कुछ इन्हीं की बदौलत है। तो इन दोनों के लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब इन जनरल हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे इंड्यूस चार्ज हो गया, ईएमएफ हो गया, करंट हो गया, फील्ड हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और इनके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हमारा टारगेट क्या है? तो यहां पर हम किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम और भी ज्यादा डेप्थ में जाकर एक जो रूट कॉज है फिजिक्स को लेके, उसके ऊपर हमला कर रहे हैं। वो है आपका फियर ऑफ फिजिक्स। तो एक बार वो डर अगर खत्म हो गया ना, जो कि मिरेकल सीरीज को अगर आप शुरू से आखिरी तक दिल से फॉलो करोगे तो 100% हो जाएगा। तो फिर आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट का एग्जाम भी फोड़ सकते हो एंड जेई मेंस का एग्जाम भी फोड़ सकते हो। तो आपको किस एग्जाम के लिए यूज करना है वो तो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है आपका फिजिक्स का डर दूर करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, और इसकी शुरुआत हम करेंगे फेराडे के कुछ बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ये वो जमाना था जब साइंटिस्ट लोग जो थे वो रॉक स्टार हुआ करते थे उस पर्टिकुलर टाइम के। आज की तरह मूवी स्टार्स नहीं, पहले साइंटिस्ट जो साइंस के डोमेन के अंदर नए नए इन्वेंशन, नई नई डिस्कवरीज करते थे, उनके शोज हुआ करते थे। तो माइकल फेराडे एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट रहे हैं। मैं इनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं काफी फैन रहा हूं इनका, ठीक है ना। तो इन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कवर किए, है ना, और उनके जरिए उन्होंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम किया। बेसिकली इन्होंने रिवर्स फिनोमिना हमें बताया। पिछले चैप्टर में हम ये तो पढ़ चुके हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो फेराडे भाई साहब सोच रहे थे कि यार क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है क्या। तो इसका जवाब उन्हें मिला अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को वो डिमॉन्स्ट्रेट किया करते थे। उस टाइम पर किसी ने माइकल फेराडे से पूछा था कि यार इन सब एक्सपेरिमेंट्स का, ये जो तुम कलाबाजियां करते हो, इनका मतलब क्या है। तो उन्होंने एक बहुत ही फेमस जवाब दिया था कि जब बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज जो होती है वो कितनी सारी होती है, कितनी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज के साथ वो बच्चा पैदा होता है, मतलब वो कुछ भी बन सकता है बड़ा होके। तो सिमिलरली जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा रहा हूं, ये आगे जाके पता नहीं किस टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया था और ऐसा हुआ भी। आज देखो टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच चुकी है, वो सब कुछ उन एक्सपेरिमेंट्स के बदौलत हुआ था। अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो फेयरली सिंपल थे। उन्होंने एक कॉयल ली, यहां पर आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर, और उसको किसी भी सोर्स से कनेक्ट नहीं किया। भाई नॉर्मली हम कॉयल से करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो हम लोग उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहां पर उन्होंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि बैटरी के थ्रू करंट फ्लो होता है ये ऑलरेडी हमें पता है। ये किसी और चीज की तलाश में थे। तो इन्होंने क्या करा कि इस कॉयल से करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही, इसको चेक करने के लिए इन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये उन्होंने एक मैग्नेट इसके पास में रखी। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर शो किया कि जैसे ही आप इस मैग्नेट को इस कॉयल के रिस्पेक्ट में मूव करवाना स्टार्ट करते हो, भले ही इसको कॉयल के पास में लेके जाओ या कॉयल से दूर लेके जाओ, तो तुम देखते हो गैल्वेनोमीटर के अंदर तुम्हें डिफ्लेक्शन नजर आता है। तुम जितना ज्यादा तेजी से पास लेके जाते हो, जितना ज्यादा तेजी से दूर लेके जाते हो, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन आता है। तुम पास लेके जाते हो तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आता है, तुम दूर लेके जाते हो तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आता है। तुम अगर नॉर्थ पोल को पास में लेके जाते हो तो एक तरफ डिफ्लेक्शन आता है, और अगर तुम साउथ पोल को पास में लेके जाते हो तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्शन आता है। तो ऐसे तरह तरह के फिनोमिना जो है उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किए, जिनको अपन समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या कहा कि चलो हमें मैग्नेट की भी जरूरत नहीं है, हमने अब की बार 2 कॉइल्स ली। ये हमारी फर्स्ट कॉइल है
और ये हमारी सेकंड कॉयल है, ठीक है ना। और अब की बार हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कॉयल के अंदर हमने कोई भी सोर्स कनेक्ट नहीं किया है, केवल और केवल ये चेक करने के लिए कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। और सेकंड के अंदर हमने एक सोर्स कनेक्ट किया और हमने एक की कनेक्ट कर रखी है। अब यहां पर देखना कोई रिलेटिव मोशन में नहीं होगी, आपको मैग्नेट को मूव करवाना पड़ रहा था ना, वो भी नहीं होगा। यहां पर एक अलग ही चीज दिखाई देगी। जैसे आप इस की को प्रेस करते हो, मतलब ऑन करते हो, तो करंट जीरो से लेके अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक इंक्रीज होता है। तो उस पर्टिकुलर ट्रांजिएंट टाइम के लिए आपको इस कॉइल के अंदर करंट नजर आता है, फिर वो वापस से जीरो हो जाता है। ऐसे फ्लक्चुएशन नजर आता है, फिर जीरो हो गया। और वापस से फ्लक्चुएशन कब नजर आएगा, जब तुम इस की को वापस से ऑफ कर दोगे, है ना, ओपन कर दोगे वापस से, तब वापस से तुम्हारा करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से जीरो तक आएगा। तो अगेन करंट इज ट्रांजिएंट, मतलब बदलता हुआ करंट है, तो अगेन तुम्हें एक फ्लक्चुएशन दिखाई देगा इस कॉइल के अंदर जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर भी हमें करंट बिना बैटरी के प्रोड्यूस होते हुए नजर आ रही है ना। ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी दो कॉइल्स थी। तो एक कॉइल के पास में कोई सोर्स नहीं है, केवल और केवल गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ये देखने के लिए कि करंट पैदा होता है या नहीं होता, और दूसरे को आपने सोर्स से कनेक्ट कर रखा है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। जब किसी कॉइल से करंट फ्लो होती है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे हम बेसिकली मैग्नेट की जगह कॉइल ले रहे हैं, और इस कॉइल को आप जैसे मैग्नेट को पास में लेके जा रहे थे, दूर लेके जा रहे थे, रिलेटिवली मूव करवा रहे थे तो करंट प्रोड्यूस हो रहा था, वैसे ही यहाँ पर इस कॉइल को अगर आप पास लेके जाओगे, दूर लेके जाओगे, रिलेटिव मोशन करवाओगे तो आपको करंट प्रोड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट फेराडे ने किए थे। अब मुझे पता है कि आपको जस्ट केवल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, तो हो सकता है इन एक्सपेरिमेंट्स की फील ना आ रही हो, तो मैं क्या करता हूं, तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूं। हमारे पास में एक सिमुलेशन का सॉफ्टवेयर है, तो उसको यूज करके मैं दिखाता हूं, ठीक है ना। तो देखो ये आपको एक कॉइल नजर आ रही है यहाँ पर, उससे मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर रखा है, और साथ ही साथ में मैंने एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जिसके अंदर आपको डिफ्लेक्शन नजर आ जाएगा। और ये हमारी मैग्नेट है। अभी मैग्नेट स्टेशनरी है। अब नोटिस करना कि इस मैग्नेट के साउथ पोल को मैं पास लेके जाऊंगा कॉइल के, तो देखो मैं पास लेके जा रहा हूं। जितना ज्यादा तेजी से पास लेके जाऊंगा, देखना उतना ज्यादा आपको डिफ्लेक्शन नजर आता है। पास में लेके गया, डिफ्लेक्शन आया, पास में लेके गया, डिफ्लेक्शन आया। और अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन आएगा। देखो दूर लेके गया, अपोजिट डायरेक्शन में, पास लेके गया, अपोजिट, दूर लेके गया, अपोजिट। अगर मैं मैग्नेट को चेंज कर दूंगा, आपके पास नॉर्थ पोल को पास में लेके जा रहा हूं, तो साउथ पोल को पास लेके जाने में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और दूर लेके जाऊंगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इसको ऐसे एंटर करवाऊंगा तो एक तरफ आएगा, और जब इसे दूर लेके जाऊंगा तो दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। तो इसकी लिंक जो है ना, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी लिंक मैं हमारे वीडियो के कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद भी खेल सकते हो इसके साथ, इस एक्सपेरिमेंट के साथ, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे फेराडे का एक सैंपल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे काम की बात पर। तो काम की बात ये थी कि ये जो फेराडे के एक्सपेरिमेंट थे, इनसे हमें समझ में क्या आया। तो पहले तो एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड कर देते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आई कि द फिनोमिना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मुझे यहां पर फ्लक्स लिखना चाहिए। अब फ्लक्स क्या होता है वो अपन देखेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड के वेरी होने से मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी होता है, ठीक है, बट हमें लिखना यहां पर फ्लक्स चाहिए। तो वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो भी तुम मैग्नेट को पास में ले जा रहे थे, की को ओपन कर रहे थे, क्लोज कर रहे थे, कॉइल को पास में ले जा रहे थे, इन सब कंडीशंस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की एक क्वांटिटी है जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं, वो चेंज हो रही थी। और जब जब वो चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती हुई नजर आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता हुआ नजर आता है। ये पहला कंक्लूजन हमारा निकला। इन एवरी एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट मैग्नेटिक फ्लक्स passing through the coil is getting changed during experiment, and it is this change in magnetic flux which is responsible for EMI. So let's understand what magnetic flux is. तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, सिमिलर टर्म्स पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा शो करते हो ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को तुम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा शो करते हो। तो किसी भी एरिया से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, उसके लिए तुमने एक क्वांटिटी बना ली जिसको तुमने मैग्नेटिक फ्लक्स कहना चालू किया। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपन डिफाइन करते थे डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को तुम डिफाइन करते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। सो इट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया।
एंड इट इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जैसे हमने ये कोई एरिया ले लिया, अब इस एरिया के हर पॉइंट पर हो सकता है फील्ड की वैल्यू अलग हो, डायरेक्शन अलग हो, तो हम इसको छोटे छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो एक ऐसा ही छोटा एरिया मैंने अलग से दिखा दिया तुम्हें। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होता है। तो इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही हमारा फ्लक्स होगा। तो जो छोटा सा फ्लक्स इस टुकड़े से पास हो रहा होगा वो हो जाएगा बी डॉट डी एस, यानी कि बी डी एस कॉस थीटा। और अगर तुमको नेट फ्लक्स निकालना है तो इसी तरीके से छोटा छोटा फ्लक्स निकालना और उन सबको सम कर देना, यानी कि इंटीग्रेट कर देना, तो आपको टोटल सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है आपको। इसकी जो एसआई यूनिट है वैसे तो टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर होनी चाहिए थी, बट इसकी एसआई यूनिट का हमने एक स्पेशल नाम रखा है वेबर। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक और यूनिट हमें पता पड़ गई, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो। तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि एक तरीके का डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, तब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। नाउ अब अपन तैयार हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है ना, तो हम लोग तैयार हैं। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ठीक है ना, द मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो भी ईएमएफ यहां पर इंड्यूस हो रहा है जिसकी वजह से हमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो होते हुए नजर आ रही है। भाई करंट कब फ्लो होती है, जब किसी ना किसी तरीके से सर्किट के अक्रॉस कुछ ना कुछ ईएमएफ आपने अप्लाई किया हो, है ना। नॉर्मली हम बैटरी लगाते हैं, बट यहाँ पे तो बैटरी लगा नहीं रहे, बट फिर भी करंट फ्लो होते हुए दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। अभी अपन इसको समझेंगे अच्छे से। तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, उसकी जो वैल्यू होती है इन अ सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सर्किट। हमने ये तो पता लगा ही लिया था कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तब तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता हुआ नजर आता है। तो अब हमने भाई साहब मैथमेटिक्स भी पता लगा ली कि उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की जो रेट है वो ही हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वल होती है। तो हमें भाई साहब पहला वाला फॉर्मूला मिल गया जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। E इज इक्वल टू डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी। नाउ एक और लॉ है जो कि हमें मदद करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने में। देखो फैराडेज लॉ से हमें केवल और केवल इतना पता चलता है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, बट उसकी पोलैरिटी कैसी है, या पोलैरिटी भी छोड़ो, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होने वाली है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये हमें फैराडेज लॉ नहीं बताता। उसके लिए हमें जाना पड़ता है लेंज लॉ के पास में। तो लेंज लॉ जो है वो हमें बताता है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से अगर करंट फ्लो होगी तो उसकी डायरेक्शन तुम किस तरीके से निकालोगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux that produced it। अपनी ही थाली में छेद करती है इंड्यूस्ड करंट, ऐसे ध्यान रख लो। जिस कारण की वजह से इंडक्शन हो रहा है उसी को अपोज करती है इंड्यूस्ड करंट, इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। तो हमारा फॉर्मूला तो वही है, बट हमने क्योंकि अपोजिशन हो रहा है तो उसको हमने शो किया है यहां पर नेगेटिव साइन के द्वारा। सो दिस नेगेटिव साइन इट रिप्रेजेंट्स द इंप्लीकेशंस ऑफ लेंज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा लूप है ना, शांति से रखा हुआ है, और ये हमारी मैग्नेट है। अब हम क्या करते हैं, हमारी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास में लेके आते हैं। अब नॉर्थ पोल को तुम जब पास में लेके आ रहे हो तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जो कि इस लूप से पास हो रही है ना, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है जब तुम मैग्नेट को पास में लेके आ रहे हो, यानी कि इंडक्शन होगा, यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, क्योंकि क्लोज लूप है तो करंट भी प्रोड्यूस होगी। अब करंट क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये हमें डिसाइड करना है। तो यहां पर हम लेंज लॉ की मदद लेंगे। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो भी करंट प्रोड्यूस होगी वो अपने कारण का विरोध करेगी। कारण क्या है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास में आना। तो अगर नॉर्थ पोल पास में आ रहा है और इसको अपनों को अपोज करना है,
तो लूप के अंदर हमें करंट इस तरीके से फ्लो करवाना होगा कि लूप का ये वाला फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है वो क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। यानी कि मैग्नेट की तरफ से देखे जाने पर तुम्हें करंट कैसी फ्लो होती हुई नजर आनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जिस तरफ से देखे जाने पर करंट एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है वो वाला फेस जो होता है वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो तुम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे, इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुई, तो ये वाला फेस नॉर्थ पोल बन गया। अब नॉर्थ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि तुमने कारण का विरोध करवा दिया। अगर तुम नॉर्थ पोल को दूर लेके जाते तो क्या होता, तो अब कारण है नॉर्थ पोल का दूर जाना, तो अब की बार इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगी, क्लॉकवाइज फ्लो होगी, ताकि ये वाला फेस जो कि मैग्नेट की तरफ है वो साउथ पोल बन जाए। साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो तुम दूर जाने को क्या कर पाओगे, अपोज कर पाओगे। तो इस मूल मंत्र को पकड़ लो कि तुम्हें वो बेसिक फंडामेंटल कारण ढूंढना है जिसकी वजह से इंडक्शन हो रहा है, और तुम्हें करंट को इस तरीके से फ्लो करवाना है कि वो उस कारण का विरोध कर सके। खत्म। इससे ज्यादा मैं कुछ भी एक्सप्लेन करूंगा तो वो वर्बोज हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा शब्द यूज कर रहा हूँगा, अंडरस्टैंडिंग जो है वो इतनी की इतनी ही होगी। तो अब आपको इसको दिमाग में रखते हुए तरह तरह की कंडीशंस के अंदर इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भूखे बन जाओ सवालों के और अप्लाई करो इन कॉन्सेप्ट्स को, तब जाके आपको सीखने को मिलेगी चीजें, ठीक है ना। नाउ लेंज लॉ हमें पता पड़ गया। अब हम देखते हैं कि यार ये जो लेंज लॉ है ये कोई फंडामेंटल लॉ हमने पता लगा लिया, या फिर ये पहले से कोई लॉ है उसी का रूप है, बदला हुआ रूप है। तो हमें थोड़ा बहुत शक तो हो गया था कि यार यहां पर ये विरोध वगैरह हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनर्जी को कंजर्व रखने की कोशिश करी जा रही है। और जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि वाकई ये जो लेंज लॉ है ये कोई नया लॉ नहीं है, इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमें ध्यान रखना है कि लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब तुम पूछोगे सर कैसे, हमें तो नहीं पता चल रहा, आप तो कुछ भी बोल देते हो। तो मैं समझाता हूं तुम्हें। भाई लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जब तुम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे थे तो ये वाला फ्रंट क्या बन रहा था, नॉर्थ पोल बन रहा था, ताकि दोनों एक दूसरे को अपोज कर सके। मान लो लेंज लॉ जो है वो करेक्ट नहीं है। मान लो कि जब तुम नॉर्थ पोल को पास में ला रहे हो तो इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है और ये वाला फ्रंट जो है वो साउथ पोल बन जाता है। अब देखना यहां पर कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वायलेट हो रहा होगा, देखना कैसे हो रहा होगा। तुम नॉर्थ को पास में ला रहे हो, तुमने लेंज लॉ को हटा दिया, तुमने उसका उल्टा काम किया, तुमने इसके अंदर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करवा दी, तुमने इस फ्रंट को साउथ पोल बना दिया। अब साउथ और नॉर्थ आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अब मैग्नेट जो है वो और ज्यादा तेज स्पीड से लूप की तरफ जाने लगेगी। मैग्नेट जितनी ज्यादा तेज स्पीड से लूप की तरफ जाएगी, लूप के अंदर उतनी ज्यादा इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगेगी। वो फिर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउथ पोल बन जाएगा, फिर वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, फिर मैग्नेट और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगी, फिर लूप के अंदर और ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगी, और ये पॉजिटिव साइकिल चलता रहेगा। यानी कि तुमने क्या करा, मैग्नेट को बस हल्का सा पुश किया, और अगर तुम लेंज लॉ अप्लाई नहीं कर रहे हो, उसका अपोजिट काम कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो कि तुम्हें कुछ एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सिस्टम की एनर्जी बढ़ते चली जा रही है, अपने आप ही मैग्नेट जो है वो स्पीड अप होते चले जा रहा है, अपने आप ही लूप के अंदर करंट जो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। अब तुम्हें पता है कि यार कोई आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसके अंदर ना तो एनर्जी तुम क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट यहां पे अगर तुम लेंज लॉ फॉलो नहीं करोगे, उसका उल्टा काम करोगे, तो तुम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। सो लेट्स अपोज द लेंज लॉ एंड सी व्हाट हैपेंस टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द लूप, सपोज करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने लेंज लॉ को हटा दिया, उल्टा काम कर दिया। So the face in front of the magnet would behave like a south pole, है ना? Then there would be an attraction between loop and the magnet that will increase the speed as well as current and overall energy of the system, but that would clearly violate the law of conservation of energy. और हमें पता है कि भाई साहब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो तो हमारा वेरीफाइड लॉ है ना? इसका मतलब हम यहां पर जो लेंज लॉ के अपोजिट काम कर रहे हैं वो हमारा गलत काम है,
हमें मजबूरी में लेंज लॉ यूज करना पड़ेगा। और अब हमें पता पड़ गया कि हमें लेंज लॉ क्यों यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मेंटेन कर सके। तो अब हमें पता पड़ गया कि हाँ यार, हमारा लेंज लॉ जो है इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए, इसकी फील आनी चाहिए। अब देखो, ये जो इंडक्शन हो रहा है ना, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंड्यूस होती है। तो अगर आपका सर्किट क्लोज्ड है, राइट, इफ लूप इज क्लोज्ड, देन बहुत सारे पैरामीटर्स आपको इंड्यूस्ड होते हुए नजर आएंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लो हमारी कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं और हर टर्न से एसोसिएटेड फ्लक्स फाई है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, n टाइम्स फाई। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा -n टाइम्स डी फाई बाई डी टी। या तो तुम नेट फ्लक्स निकाल लो, राइट, या फिर तुम क्या करो, या तो तुम नेट फ्लक्स निकाल लो, या फिर तुम हर फ्लक्स से, हर लूप से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो और उसको n से, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर दो। फिर बात करते हैं इंड्यूस्ड करंट की। अब इंड्यूस्ड करंट किसके इक्वल होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस ऑफ लूप से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे तुमने वही किया, तो तुम्हारे इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला आ गया तुम्हारे पास में, राइट। बात करें इंड्यूस्ड चार्ज की, तो चार्ज किसके इक्वल होता है, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि करंट होता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो तुम I को dt से मल्टीप्लाई करोगे, इस dt को तुम उधर भेज दो, तो केवल और केवल क्या बचेगा, ये बचेगा, मतलब चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय R। नेगेटिव साइन है तो आपकी बार हमें फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना, इनिशियल माइनस फाइनल करना है, डिवाइडेड बाय R। नोटिस करो, इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इंड्यूस्ड करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो केवल और केवल फ्लक्स के अंदर होने वाले चेंज और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि करंट और चार्ज के अंदर रेजिस्टेंस है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज ये दोनों तो रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ लूप के ऊपर, मतलब लूप की प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जबकि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसका लूप से कोई लेना देना नहीं है। लूप कंडक्टर का बना हुआ हो या इंसुलेटर का बना हुआ हो या लूप हो ही ना, आपका ईएमएफ जो होगा वो हमेशा इंड्यूस्ड होगा और उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगी। तो ये दो छोटे छोटे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर बात करें इंड्यूस्ड पावर की, तो पावर होती है I स्क्वायर टाइम्स R या E स्क्वायर अपॉन R, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख दी, I की वैल्यू रख दी, उसका स्क्वायर कर दिया, तो जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो मैं निकाल सकता हूँ। बात करें इंड्यूस्ड हीट की, तो जीरो से लेके, मतलब शुरुआत से लेके किसी पर्टिकुलर टाइम तक कितनी हीट, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जी हाँ, एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर हीट की फॉर्म में बाहर जाते हुए नजर आती है। तो वो आप पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और क्योंकि हमारी पावर खुद टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि करंट खुद टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो फिर हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर पावर कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, ईएमएफ कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इनके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। और इसको देख लेते हैं यार अपन, इंड्यूस्ड फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मस्त चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, तो इंड्यूस्ड फील्ड क्या है, देखो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इट इज एंटायरली डिफरेंट देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम आज तक पढ़ते आए थे ना, जो हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, स्टेशनरी चार्ज की वजह से, है ना। यहां पर कोई चार्ज की वजह से प्रोड्यूस नहीं हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो भाई साहब दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों का बिहेवियर भी बिल्कुल अलग अलग होगा। क्या डिफरेंसेस होंगे, फील्ड लाइंस जो थी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व की फॉर्म में होती है। नोटिस करो, मैंने वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, क्योंकि दैट वुड वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर स्टैटिक चार्जेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी बट वहां पर क्लोज्ड लूप कभी भी पॉसिबल नहीं थे, क्योंकि चार्ज के ऊपर फोर्स हमेशा लगता और स्टैटिक कंडीशन में भी चार्ज जो है वो एनर्जी गेन करता रहता, जो कि पॉसिबल नहीं है।
यहाँ पर कंडीशन स्टैटिक नहीं है, तो चार्ज को एनर्जी मिलती रहेगी मिलती रहेगी मिलती रहेगी, बट वो एनर्जी किसी और सोर्स से आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, नेट एनर्जी हमेशा बैलेंस्ड रहेगी, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज्ड कर्व्स की फॉर्म में होती है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती थी। मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप्स। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आपको पकड़ में आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता था वो पाथ इंडिपेंडेंट होता था, यानी कि हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। यानी कि अगर आपकी शुरुआत और इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो जीरो हुआ करता था, वर्क डन जो होता था वो जीरो हुआ करता था, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जो ई डॉट डी एल है, ई डॉट डी एल इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप। स्टैटिक के केस में क्लोज्ड लूप के अराउंड अगर तुम ई डॉट डी एल निकालते थे तो हमेशा जीरो आता था, बट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। इनफैक्ट वो किसके इक्वल आएगा, आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल आएगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इट इज सेम एज दैट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब तुम्हें समझ में आ गया कि बेसिकली करंट क्यों प्रोड्यूस होता है। फैराडे ने तो केवल और केवल इतना बताया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर के अंदर जिसका तुमने लूप बनाया है, जो चार्ज कैरियर्स है उनके ऊपर फोर्स लगेगा और वो फ्लो करने लगेंगे, और उनके फ्लो होने की वजह से आपका करंट फ्लो होने लगेगा। वैसे तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। बट अगर हम करंट की डायरेक्शन लें तो करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन को मानते हैं अपन, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते, उनके ऊपर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम होती है। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफरेंस है ना, वो आपको अच्छे से समझना है। वो एक बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, राइट। तो ये हमारे आज के हो गए सारे के सारे हथियार। अब इन हथियारों के ऊपर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। द स्क्वायर कॉइल ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर एरिया is placed perpendicular to the uniform magnetic field of 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आपकी स्क्वायर कॉयल है कुछ इस तरीके की, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है। इसका मतलब इसका जो एरिया वेक्टर है वो और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में एक दूसरे के पैरेलल है। तो हमारा फ्लक्स कितना हुआ करता था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड एरिया वेक्टर ए, और क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है, एज थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखो कॉयल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, बट कॉयल का एरिया वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो बी कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा हमारा, हमें दे रखा है यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 0.01, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा 10 वेबर। इतना फ्लक्स हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइल हैविंग एरिया ऑफ 2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर टू 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर इन 2 सेकेंड। तो हमें जो डेल्टा टी है वो कितना दे दिया गया है, 2 सेकेंड्स दे दिया गया है। हमारा इनिशियल फ्लक्स जो है वो कितना होगा, तो शुरुआत में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और शुरुआत में एरिया कितना था 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 वेबर ये हमारा शुरुआती फ्लक्स था। और अगर अपन फाइनल फ्लक्स की बात करें तो हमारा
मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, कितनी हो गई 4, एरिया तो अभी भी 2 मीटर स्क्वायर ही रहा, तो ये हो गई 8 वेबर। तो आपका चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, यानी कि 8 माइनस 2 दैट इज 6 वेबर। तो जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 6 वेबर इतना फ्लक्स चेंज हो रहा है 2 सेकेंड्स के अंदर, तो 3 वोल्ट्स आपका क्या आ जाना चाहिए, आंसर आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आसान आसान क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉयल इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, हमें भी पता है ऐसा होगा। इट देन सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सो कॉयल मे बी मेड अप विथ द वुड, हो सकता है कॉयल जो है वो लकड़ी की बनी हुई हो, एक इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हो। कॉयल मे बी कनेक्टेड विथ एन ओपन सर्किट, हो सकता है कॉयल जो है वो क्लोज ना हो, एक ओपन सर्किट हो, राइट। कॉयल मस्ट बी ऑफ कंडक्टिंग नेचर, हो सकता है कॉयल जो है वो कंडक्टिंग नेचर की हो। तो मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हर कंडीशन में पैदा होता है, भले ही आपकी कॉयल कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हो, भले ही नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई हो, भले ही वो क्लोज्ड हो या भले ही वो ओपन सर्किट हो, हर कंडीशन में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। व्हाई, बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल। रेजिस्टेंस जीरो हो मतलब क्लोज्ड कॉयल हो, या इनफाइनाइट हो मतलब ओपन कॉयल हो। जीरो हो मतलब कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हो, इनफाइनाइट हो मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमेशा आपका प्रोड्यूस होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्यारा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अ कॉयल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड 1000 टर्न्स हैव द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन ऑफ 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा है, यूनिट देख के पता लगा लो, वेबर के अंदर गिवन है। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज टू 5 इंटू 10⁻⁴ वेबर इन 0.1 सेकेंड, देन द इंड्यूस्ड चार्ज इन द कॉयल इज, तो हमने देखा था कि इंड्यूस्ड चार्ज हुआ करता था इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे दे रखे हैं तो हम n से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें हर टर्न का फ्लक्स दिया हुआ है। तो अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दे रखे हैं, 1000 दे रखे हैं। रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 10। इनिशियल फ्लक्स हमें कितना दे रखा है, 5.5 इंटू 10⁻⁴, और फाइनल कितना दे रखा है, 5 इंटू 10⁻⁴। हमें टाइम हालांकि दे रखा है, बट वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। हमें पता है कि इंड्यूस चार्ज टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 100 बचेगा। 5.5 में से 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, केवल और केवल 0.5 इंटू 10⁻⁴ बचेगा। 0.5 को अपन 5 डिवाइडेड बाय 10 रख सकते हैं, तो अल्टीमेटली 5 इंटू 10 50 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴। अब नोटिस करो हमारा आंसर हमें माइक्रो के अंदर दे रखा है, तो माइक्रो बनाने के लिए हम 10⁻⁻² से ऊपर एंड 10⁻⁻² से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये हो जाएगा 50 इंटू 10⁻² मतलब 5000 टाइम्स 10⁻⁻6 कूलम। एक सेकंड में देख लेता हूँ कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हुई है। 1000 टन्स हो गए, 10⁻⁴ था, ये 0.5 आ जाएगा, 5.5 में से 0.5 बचेगा, 5 इंटू 10 50, ठीक है। तो इसको फर्दर अपन डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रो कूलम के अंदर अगर अपनों को आंसर देना है तो फिर हमारा आंसर आना चाहिए 5000 माइक्रो कूलम। हमें ऑप्शन के अंदर गिवन नहीं है, एक बार आप लोग भी कैलकुलेशन वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। वैसे मेरे हिसाब से आंसर कितना आना चाहिए, 5000 माइक्रो कूलम आना चाहिए, ठीक है। चलो और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
a coil of mean area 500 centimeter square having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss. The coil is turned through 180 degree in 1/10 seconds. The average induced EMF is. तो शुरुआत में हमारा जो फ्लक्स था वो कितना था, तो नंबर ऑफ टर्न्स थे हमारे 1000, है ना, टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0.4 गाउस, तो 1 गाउस का मतलब होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻4, ये हमने इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। एरिया कितना है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻², तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, और शुरुआत में क्योंकि कॉयल जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब कॉयल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में है, तो एंगल 0 होगा, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, 3 0 यहां से मिले, 2 0 यहां से मिले, तो टोटल कितने जीरोज हो गए, 5 जीरोज हो गए, ठीक है। और इसको अपन लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5 इंटू 10⁻5 इंटू -4 और -4 10⁻⁸ हो जाएगा। तो ये भी चला गया, पावर 4 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻4 या फिर 2 इंटू 10⁻⁻3 वेबर, ऐसा यूनिट के अंदर हम कर रहे हैं। फाइनल फ्लक्स कितना होगा भाई, और कुछ नहीं किया तुमने, 180 डिग्री फ्लिप कर दिया, तो पहले एंगल 0 डिग्री था, बाद में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, तो फ्लक्स आपका इतना ही रहेगा, बस उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 इंटू 10⁻⁻3 वेबर हो जाएगी। अब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन फ्लक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम कितना लिया 1 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा -10, फाइनल फ्लक्स -2 इंटू 10⁻⁻3, इनिशियल फ्लक्स 2 इंटू, तो टोटल हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू 10⁻2 वोल्ट, यानी कि 0.04 वोल्ट्स। ये आपका आंसर आ जाना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा हमें केयरफुली कैलकुलेशन करनी है ताकि हमारे आंसर गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ मेटल रिंग kept on a horizontal plane. A bar magnet is held above the ring with its length along the axis of the ring. If the magnet is dropped freely, the acceleration of the falling magnet, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ज्यादा होगा, इक्वल होगा, कम होगा, या फिर मैग्नेट के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो नॉर्मली तो किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम फ्रीली ड्रॉप करते हो तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ में नीचे गिरता है, बट यहां पर आप मैग्नेट को ड्रॉप कर रहे हो और नीचे एक लूप रखा हुआ है, तो मैग्नेट लूप के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, यानी कि मैग्नेट की वजह से या मैग्नेट के मोशन की वजह से, इस रिलेटिव मोशन की वजह से लूप के अंदर करंट प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगी, और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट अपने कारण का विरोध करती है। कारण है मैग्नेट का नीचे गिरना विथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो उसका विरोध करेगी, तो कहीं ना कहीं मैग्नेट के ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस इंडक्शन, तो उसका ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होगा। वो गिरेगा तो सही नीचे, बट ओवरऑल जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए, लेस देन जी। ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। वैसे बाय द वे आप खुद भी कर सकते हो, मतलब ठीक है, आपको बहुत ही सेंसिटिव मैग्नेट चाहिए होगी, ठीक है ना, मतलब एक मैग्नेट लेना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो एंड काफ़ी ज़्यादा हल्की हो। अब ये दोनों रिक्वायरमेंट अगर आपकी पूरी होती है तो आप ढंग से कर पाओगे इस एक्सपेरिमेंट को। और खूब सारे ऐसे, ठीक है ना, टर्न से एक कॉयल बना लेना और फिर उस मैग्नेट को आप ड्रॉप करना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मैग्नेट जो है, नॉर्मली तो चीज़ें कैसे गिरती है, ढप करके गिर जाती है, और इस केस में आपको ऐसे फ्लोट करती हुई नजर आएगी, बिल्कुल धीरे 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 नीचे जाती हुई नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई नीचे से फोर्स लगा रहा है। यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, बाय द वे एक बार देखना, है ना।
A charged particle moves along the line AB, which lies in the same plane of the circular loop of conducting wire as shown in figure. Then, अब देखो आपका चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. अब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब मोशन ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करती है, मतलब आपका करंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, भले बहुत ही मोमेंटरी वो एग्जिस्ट करता हो. तो शुरुआत में तो क्या हो रहा है, आपका चार्ज पार्टिकल पास में आ रहा है, मतलब एक तरीके से कह लो कि लूप के रिस्पेक्ट में जो पाथ बनाया है आपने ए बी, वहां से फ्लो होने वाली करंट इंक्रीज हो रही है. और फिर यहां से गुजरने के बाद में आपकी बार चार्ज पार्टिकल जो है वो दूर जा रहा है, तो जो करंट इंक्रीज हुई थी अब वो वापस से दूर जाने की वजह से डिक्रीज होगी. जब करंट इंक्रीज होगी तो लेंज लॉ अलग तरीके से वर्क करेगा, और जब डिक्रीज होगी तो लेंज लॉ अलग तरीके से वर्क करेगा, है ना. और नेट इफेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो इनकरेक्ट है. इसमें कहा गया है नो करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप. नहीं, करंट तो इंड्यूस होगा, क्योंकि हमें हमारा भले ही अकेला चार्ज मूव कर रहा है बट चार्ज मूव तो कर रहे हैं, मतलब मोमेंटरी करंट तो हमें मिल रही है, और करंट की वजह से हमारा इंडक्शन होता हुआ हमें नजर आए. करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है तो करंट वेरी कर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो लूप के अंदर आपको इंडक्शन होता हुआ नजर आएगा. द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप will change its direction as the charge particle passes by. ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है. करंट इंड्यूस विल बी एंटी क्लॉकवाइज, करंट इंड्यूस विल बी क्लॉकवाइज. तो हम दोनों ही नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि कुछ टाइम के लिए करंट क्लॉकवाइज होगी और फिर कुछ टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, या हो सकता है शुरुआत में कुछ टाइम के लिए एंटी क्लॉकवाइज हो और बाद में क्लॉकवाइज हो जाए. हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या हमेशा क्लॉकवाइज नहीं रहेगी, डायरेक्शन चेंज होगी करंट की, जो कि ऑप्शन 2 के अंदर हमें गिवन है. ठीक है. अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इज मूव्ड अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग वायर, देन इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप इज. तो देखो ये जो वायर है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है वो किस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है. आप राइट हैंड थंब रूल यूज करके पता लगा सकते हो कि वायर की वजह से लूप की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो प्लेन के अंदर जाते हुए होगी. खुद से फिगर आउट करना है ना ये. अब तुम क्या कर रहे हो, ये जो लूप है ना इसको तुम दूर लेके जा रहे हो. तुम्हें पता है वायर से दूर चले जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती चली जाती है. तो जब लूप पास में था तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग थी, मतलब फ्लक्स ज्यादा था. जैसे जैसे तुम लूप को दूर लेके जा रहे हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होती चली जा रही है, मतलब फ्लक्स कम होता चला जा रहा है. अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग आपकी करंट कुछ इस तरीके से होनी चाहिए जो कि अपने कारण का विरोध कर सके. कारण क्या है, लूप का दूर जाना और मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर पड़ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो क्रॉस डायरेक्शन में है उसका कमजोर पड़ना. तो इसका विरोध कैसे करोगे, लूप के अंदर करंट इस तरीके से फ्लो करवाओ कि लूप के अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो भी आपकी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर हो. तो क्रॉस डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बेचारी कमजोर हो रही है उसका विरोध कर रहे हो तुम अपनी तरफ से इंडक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हो वो भी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर करवा रहे हो, ताकि क्रॉस डायरेक्शन के अंदर कम होती हुई मैग्नेटिक फील्ड का तुम विरोध कर सको. और क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कब प्रोड्यूस होगी, जब तुम जिस फेस को देख रहे हो उसके अंदर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रही हो, वो साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा हो. तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, हमारी करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो होनी चाहिए. ठीक है ना. तो ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे, एज लूप मूव्स अवे मैग्नेटिक फील्ड विच इज इन क्रॉस डायरेक्शन इज decreasing. So according to Lenz law, magnetic field due to induced current should be in cross direction so that it can oppose its reason. देखो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैग्नेटिक फील्ड
अपने आप क्रॉस डायरेक्शन में है और आप जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवा रहे हो वो भी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये तो अपोजिशन नहीं हुआ, ये तो सपोर्ट करना हुआ। तो यहां पर इस नजरिए से मत देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में है और कम हो रही है, ये है कारण। तो तुम्हें उसके कम होने को रोकना है, तो तुम्हें अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड देनी पड़ेगी जो कि क्रॉस डायरेक्शन में हो। आया समझ में? इस तरीके से विरोध हो रहा है, इसलिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 400 ओम इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड if the magnetic flux linked with the coil varies with time t as phi is equals to this दे रखा है, the current in the coil at t is equals to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले तो EMF निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, मतलब फाई जो हमें दे रखा है उसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 100 टी एंड 4 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हमारा जो करंट होगा वो हो जाएगा EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, मतलब माइनस 100 टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 400, मतलब माइनस टी डिवाइडेड बाय 4। अगर केवल और केवल करंट के मैग्नीट्यूड की बात करें तो टी डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। अब टी की जगह 2 सेकेंड रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, है ना, हमारा रेजिस्टेंस हमें कितना दे रखा है 10 ओम दे रखा है। द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट is shown in figure as a function of time. The magnitude of change in flux through the coil in Weber is. अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर हमें करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। तो करंट और टाइम के ग्राफ के अंदर चार्ज क्या होता है, इट इज एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई टी ग्राफ। ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए। देखो चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अगर करंट वेरी कर रहा हो तो अपन इंटीग्रेशन ऑफ आई इंटू डेल्टा टी लिखते हैं ना, और उसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। तो बस यही पकड़ना था आपको। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है, यहां पर जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो आप पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे, एरिया निकाल लो। तो एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है 0.1 सेकेंड और हाइट कितनी है 4 एम्पियर। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.2 कूलम। इतना चार्ज हमारा इंड्यूस हो रहा होगा। अब इंड्यूस चार्ज होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। और तुम्हें निकालना था चेंज इन फ्लक्स, रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 10 ओम, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 और 0.2 को 2/10 लिख सकते हो, तो 2 वेबर। इतना आपका फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा होगा। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन, किस तरीके से, किस प्यारे तरीके से कनेक्ट किया गया डिफरेंट डिफरेंट चीजों को। ऐसे क्वेश्चन करने सीख जाओगे ना बच्चों, तब आएगा मुझे मजा यार। कोशिश करो। अ मेटालिक रिंग इज ड्रॉप्ड डाउन कीपिंग इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। द रिंग एंटर्स द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at t is equals to 0, completely emerges out at t is equals to capital T. The current in the ring varies. तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है ना। और हमारा जो लूप है वो इसके अंदर एंटर करना स्टार्ट होता है। तो शुरुआत में यहाँ था, फिर धीरे 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 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे देखोगे तो पूरा का पूरा इमर्स हो जाएगा। फिर धीरे धीरे देखोगे तो बिल्कुल बाहर निकलेगा। फिर धीरे धीरे देख लोगे तो आधा बाहर आधा अंदर, और फिर धीरे धीरे देखोगे तो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। मैंने एक ही लाइन के अंदर ड्रॉ नहीं करें क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाते, अलग अलग ड्रॉ करें, बट है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं दिखा रहा हूं कि कैसे लूप एंटर कर रहा है, फिर अंदर ट्रेवल कर रहा है और फिर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। अब तुम नोटिस करो कि जब तुम्हारा लूप एंटर कर रहा है तो जो एरिया एंटर कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो बढ़ता है। कब तक बढ़ता है, जब तक तुम्हारा आधा लूप एंटर ना कर जाए, और फिर घटने लगता है। भाई जब तक तुम्हारा ये आधा लूप एंटर ना कर जाए तब तक तो एरिया बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में वापस से एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वापस से सेमी सर्कल ऊपर बन जाएगा ना। तो होगा क्या
कि पहले तो एरिया बढ़ रहा है, मतलब पहले तो फ्लक्स बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो आपको एक स्पाइक दिखाई देगा करंट का या ईएमएफ का, ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो हमें पता है कि जब एंटर कर रहा है लूप तब फ्लक्स बढ़ रहा है और फ्लक्स के बढ़ने की रेट जो है वो पहले बढ़ रही है और फिर घट रही है। और फिर जब लूप आपका बाहर निकल रहा होगा तो फ्लक्स घट रहा है और फ्लक्स के घटने की रेट पहले बढ़ रही है और फिर कम हो रही होगी। तो अगेन आपको एक स्पाइक नजर आएगा, बट बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगा उस कंडीशन के जो तुम्हारे शुरुआत में नजर आ रही थी। तो इसलिए हमारा सेकंड वाला जो ग्राफ है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये शुरुआत में स्पाइक नजर आया, ये आखिरी में बाहर निकलते टाइम स्पाइक नजर आया, और दोनों अपोजिट नजर आएंगे क्योंकि शुरुआत में फ्लक्स एंटर कर रहा है और आखिरी में फ्लक्स एग्जिट कर रहा है। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। A non-conducting circular ring of radius 4 cm is placed in a time-varying magnetic field with rate of 0.2 Tesla per second. तो यहाँ पर magnetic field change हो रही है. If 2 coulomb charge placed at its circumference, then electric force on this charge will be. तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फोर्स तो अपन तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे। अ नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड विथ रेट ऑफ 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। तो क्या हमें एरिया पता है? तो आप बोलोगे सर एरिया तो पता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 4 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर, मतलब 16 पाई इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की जो रेट है, मतलब dB/dt, वो हमें दे रखी है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। तो हमारे EMF की वैल्यू जो कि फ्लक्स के चेंज होने की रेट है, फ्लक्स का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, उसके चेंज होने की रेट, यानी कि एरिया को बाहर निकाल लो टाइम्स dB/dt। तो क्या हमें एरिया गिवन है? आप बोलोगे सर है 16 पाई इंटू 10⁻⁻4। क्या हमें dB/dt गिवन है? आप बोलोगे सर है 0.2 टेस्ला पर सेकेंड। इतना EMF हमारा प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब EMF क्या है? EMF है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द लूप। लेंथ ऑफ द लूप कितनी है? 2 पाई आर। आर कितना दे रखा है आपको? 4 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा आपका E टाइम्स 8 पाई इंटू 10⁻⁻2, इतने न्यूटन पर कूलम्ब की फील्ड, ठीक है ना। सॉरी, इसको क्योंकि ये तो EMF की फॉर्म में ही है, तो एक तरीके से देखा जाए तो EMF इसके इक्वल होगा। तो ये भी EMF के इक्वल है और ये भी EMF के इक्वल है, तो दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा E टाइम्स 8 पाई इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 16 पाई इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.2 को लिख लेता हूँ मैं 2/10। तो देखो पाई से पाई कट गया, 8 से 16 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, एंड 10⁻⁻2 से 10⁻⁻2 कट गया, ठीक है ना, ठीक है ना, मतलब -2 रह गया केवल और केवल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 10⁻⁻2 है, 10 भी ऊपर चला जाएगा तो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम्ब, इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स किसके इक्वल होता है? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमें कितना दे रखा है? 2 कूलम्ब इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 4 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखो प्यारा क्वेश्चन, केवल और केवल हमारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है, इस वजह से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं पूरा का पूरा फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। In the given figure, the magnetic field increases with time, then pattern of induced electric field lines will be।
तो यहाँ पे कोई लूप नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ठीक है, जो कि भले ही लूप हो या ना हो, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, कैसा भी हो, ओपन हो या शॉर्ट हो, हमेशा आपको ये दोनों प्रोड्यूस होते हुए नजर आएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में नजर आएगी। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इट इज इंक्रीजिंग, क्रॉस डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इंक्रीजिंग। तो अपन एक हाइपोथेटिकल लूप ले लेंगे, तो ये अपना एक हाइपोथेटिकल लूप हो गया, अपने आप ही ड्रॉ करा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस हाइपोथेटिकल लूप के अंदर अगर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती तो किस डायरेक्शन में होती, लेंज लॉ यूज करेंगे, क्योंकि हमारी क्रॉस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना कारण है, तो अपन अपोज कैसे करेंगे, करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करवाएंगे कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो डॉट डायरेक्शन के अंदर हो। और इंड्यूस्ड करंट की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड अगर डॉट डायरेक्शन के अंदर है तो पक्का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो करेगा। तो पक्का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है। और क्योंकि हमें पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हमारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सर्कुलर टर्न्स की फॉर्म में होंगी और उनकी जो डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। सो एंटी क्लॉकवाइज कंसेंट्रिक सर्कुलर फील्ड लाइंस इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 गलत क्यों है, क्योंकि 2 के अंदर क्लॉकवाइज दे रखा है। 3rd गलत क्यों है, इसमें डायरेक्शन तो सही है एंटी क्लॉकवाइज, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फील्ड भी सही बता रखा है, बट बता रखा है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर होगी, नहीं पेपर के प्लेन के अंदर ही होगी, क्योंकि हमारा जो हाइपोथेटिकल लूप है वो हमने पेपर के प्लेन के अंदर ही माना है, ठीक है ना। पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर मान लेंगे तो फिर उसके अंदर फ्लक्स ही 0 होगा, तो कोई इंडक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। इसमें क्लॉकवाइज दे रखा है तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो बाकी के 3 ऑप्शन गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सो बच्चों आई गेस दिस इज इट। आई होप आज का जो वीडियो है उसके अंदर जो हथियार हमने इकट्ठे करें और जो उनके दम पर धुआंधार गोलाबारी हमने करी है वो दोनों ही आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगेन यू आर लाइक गेटिंग दैट आई एम अगेन बैक विथ माई फुल फॉर्म, है ना। मैंने बताया था थोड़ी बहुत तबीयत खराब होने की वजह से बीच में ब्रेक लग गया था, बट यार बहुत बड़े प्लान्स हैं, है ना, और बहुत कुछ है जो कि आप लोगों के लिए मैंने प्लान कर रखा है और उनको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, उनको एग्जीक्यूट करूँगा। बस आप लोगों का लव, आप लोगों का सपोर्ट जो कि मेरा मेन मोटिवेशनल फैक्टर है ना। वैसे तो देखो मेरे को बेसिकली ये सब वीडियोस बनाने के अंदर और यूट्यूब के ऊपर डालने में मज़ा आता है, मेरे को वहीं से सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। बट अगर वो चीज़ आपके काम भी आने लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प भी करने लग जाए, ये जब मुझे पता चलता है ना तो मेरा मोटिवेशन और कई गुना बढ़ जाता है। तो बस मुझे बस ये बताते रहा करो कि क्या ये मिरेकल सीरीज़ और जो भी कुछ मैं यूट्यूब के ऊपर डाल रहा हूँ वो आपकी मदद कर रहा है या नहीं कर रहा, उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मिरेकल सीरीज़ आपकी हेल्प कर रही होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रहेगा, उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में मेरी मदद करोगे। और मिलता हूँ मैं आपसे हमारी मिरेकल सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।